गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ, मुझे पता है कि भाई सुबह के 4 बज रहे हैं और आप आज की परीक्षा देने के लिए पूरी तरह से तैयार होने वाले हैं और मोस्टली तो हो ही चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं उनको ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझकर सुनिएगा, सुनकर फिर समझिएगा। इससे पहले भी जो हमारे लाइव मैराथन थे तीनों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस हो या हमारी पाठ्य पुस्तक की, उनको भी आपने देख ही लिया है, अच्छे से समझ ही लिया है। सभी प्रश्नों को आपको दिमाग में बसाना है। और एक बात कि नोट्स की आप बिल्कुल चिंता मत करना, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम करेंगे हमारी जो आरोह पुस्तक है उसके कुछ प्रश्न, साथ ही साथ वृतांत के भी प्रश्न और अभिव्यक्ति और माध्यम के जो विशेष कुछ टॉपिक्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। वैसे भी हम अभिव्यक्ति और माध्यम की चर्चा पहले भी कर चुके हैं। तो आज बस फुल ऑफ पॉजिटिविटी, एकदम सकारात्मकता के साथ मेरे साथ रहिए। चिंता बिल्कुल छोड़ दो, अपने मस्तिष्क को एकदम ओपन छोड़ो, क्योंकि जब मस्तिष्क खुला रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो आप बहुत अच्छे से उनको सुनकर समझ सकोगे, ठीक है। चलो तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो आपको पता ही है कि ये कविता की पंक्तियां हैं। इसमें क्या कवि कहते हैं कि मैं दुनियादारी से भिन्न हूं, भावना में कवि हूं, मेरे अंदर इमोशंस हैं, मैं इमोशनलेस नहीं हूं। मैं दुनिया को देखकर ये नहीं कहता कि अरे कोई बात नहीं, ठीक है। संसार की चाल बिल्कुल अलग है, मुझसे एकदम विपरीत चल रही है। सांसारिक लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं, मैं भावना को बहुत महत्व देता हूं। मेरे अनुसार इंसानियत की या जो इमोशंस है वो बहुत वैल्यू करते हैं। अतः मेरा इस संसार से कोई मेल नहीं है, क्योंकि संसार तो बस चलता रहता है, स्वार्थ के बलबूते पर चल रहा है। मैं रोज रोज ना जाने कितने नए संसार रचता हूं, पूरी तरह संतुष्ट ना होने के कारण उसे फिर से नष्ट भी कर डालता हूं। आशा है कि मैं रोज एक आदर्श समाज की कल्पना करता हूं, परंतु उस कल्पना को साकार ना होते देखकर मिटा डालता हूं। यह संसार जिस धन वैभव को इकट्ठा करने में लगा रहता है, मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूं। मुझे सुख, वैभव और धन समृद्धि की कोई चाह नहीं है। आप पूछा है कि कवि स्वयं को संसार से अलग क्यों कहता है। बिल्कुल अच्छी बात है, इसलिए क्योंकि सांसारिक प्राणियों के समान धन वैभव के संग्रह के पीछे वो पागल नहीं है, ठीक है। और वह सामान्य भाग दौड़ से एकदम परे है। परे है मतलब दूर है। वो सामान्य दुनिया जो है, जो धन दौलत लालच के पीछे भाग रही है, कवि वैसे बिल्कुल भी नहीं है। और जग और का भाव स्पष्ट कीजिए। ये एक और बात बता दूं कि ये अलग से प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आशा है कि संसार कवि की भावनाओं को नहीं समझता, वह प्रेम प्यार की दुनिया से एकदम अलग धन वैभव की दुनिया में खोया हुआ है। कौन? संसार। जबकि कवि किस में खोया है? प्रेम और प्यार की दुनिया में। कवि का संसार से नाता क्यों नहीं बन पाता? आखिर क्या कारण है कि कवि का संसार से नाता ही नहीं बन पाता? तो कवि प्रेम में पागल है, जबकि संसार धन वैभव में मस्त है। दोनों के लक्ष्य एकदम अलग है, इस कारण कवि संसार से नाता नहीं बना पाता। अब है आत्मपरिचय नामक कविता के आधार पर कवि के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए, या फिर प्रश्न घुमा फिर भी दे सकते हैं। प्रश्न एक ही है, लेकिन उसकी संरचना में अंतर आ सकता है। आत्मपरिचय कविता को दृष्टि में रखते हुए कवि के कथ्य को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। आत्मकथ्य श्री हरिवंश राय बच्चन जी। तो कवि स्वभाव से प्रेमी दीवाना है, जिसकी अभी हमने देखा। वह जीवन में प्रेम, स्नेह और भावना के काल्पनिक संसार में जीने का इच्छुक है। वह किसी के प्रेम से झंकृत है, उसके स्नेह की सुरा का पान किया करता है। उसको लगता है कि मेरे जीवन में बस वही है, मैं उसके सहारे जी सकता हूँ। उसका हृदय प्रेम के उद्गारों से भरा पूरा है। उसके मन में प्रेम की ज्वाला हमेशा रहती है। उसे प्रेम में अवसाद भी झेलना पड़ता है, दुख भी झेलना पड़ता है। वह दुनियादारी की परंपराओं से दूर, सांसारिक आकर्षणों से एकदम अलग, विरक्त संसार रचना चाहता है। उसकी कविताओं में उसका दुख और अभाव प्रकट हुआ है। इस सारे संसार को प्रेम की मस्ती में डुबो देना चाहता है। दिन ढलने के बाद लौट रहे राही के कदम शिथिल क्यों हो जाते हैं? दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
पक्षी जो है, चिड़िया जो है, उसके दिन ढलने के बाद उड़ान तेज हो जाती है, लेकिन घर मतलब लौट रहे राही के कदम शिथिल क्यों पड़ जाते हैं? एकदम ऐसा क्यों लगता है कि किसके लिए जाऊं? तो कवि के मन में विचार आया कि उसे कोई प्रेम ही नहीं करता, वह किसके लिए घर जाने को तड़पे, उसके घर में उसकी कोई प्रतीक्षा करने वाला नहीं है। इसलिए यह सोचकर उसके कदम ढीले पड़ गए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता के आधार पर बताइए कि कवि के कदमों में शिथिलता और उर मतलब होता है हृदय, ठीक है, हृदय में विह्वलता का कारण क्या है? दुखी क्यों है? दोनों का कारण सिर्फ एक, ठीक है, अपने किसी प्रिय का अभाव मतलब कमी। उसके जीवन में कोई भी उसको प्रेम करने वाला नहीं है। जबकि चिड़िया के उर में विह्वलता इसलिए है क्योंकि उसके बच्चे घोंसलों में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ठीक है। इसलिए कविता में कवि अपने घर लौटने में शिथिल और अनुत्साहित क्यों है? अभी हमने देखा है। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या है? कविता की समानता एक ऐसे फूल से की गई है जो कभी मुरझाता ही नहीं है। फूल जो एक फूल है जो पौधे में लगता है वो तो खिलता है और कुछ उसकी समय अवधि रहती है तो वो मुरझा भी जाता है, लेकिन कविताएं कभी नहीं मुरझाती है। कविता की तुलना कवि ने एक ऐसे फूल की तरह की है जो कभी मुरझाता नहीं, सदा महकता रहता है। प्रायः फूल क्षणभंगुर होता है, क्षणभंगुर मतलब नष्ट हो जाता है, वह अपनी महक बिखराकर जल्दी झड़ जाता है, किंतु कविता अपनी महक को अनंत काल तक सुरक्षित रखती है, जीवित रखती है। हम 1000 साल पहले लिखी गई कविता का आनंद आज भी ज्यों के त्यों ले सकते हैं। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? तो भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय है उसकी सरलता, सादगी, सहजता से प्रयोग। जब कभी भी हम बोले या हम लिखें, कभी भी ऐसे पेचीदा शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें कि वो हमें ही समझ में नहीं आए कि हम क्या कर रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे हमें ये भी शब्द आते हैं, वैसे भी शब्द आते हैं, तो उनकी शब्दावली को बेहतरीन ज़्यादा का मतलब उसमें रस डालने के लिए हमें लगता है कि हम उसको खूब सारा कुछ कर दें, लेकिन पता चलता है कि वो तो खराब हो गई। इसलिए जब कभी भी हमें बोलना हो और जब कभी भी हमें रचना करनी हो तो हमें सरलता, सादगी और सहजता से प्रयोग करना, उपयुक्त भाव के लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना, बनावटी शब्दों के आडंबर से बचना है, दिखावटी शब्दों के आडंबर से बचना है, सरल सी बात को सरलतम भाषा शैली में ही कह देना है। क्यों ज्यादा करना है? बात और भाषा परस्पर जुड़े हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। क्यों सीधी बात भी आखिर टेढ़ी क्यों हो जाती है? शब्दों का चयन। अभी हमने क्या बात की कि जब कभी भी, बेटा अच्छे से देखना, इसको प्रश्न आएगा, ठीक है, यह बात सच है कि बात और भाषा का संबंध अभेद होता है। बात और भाषा एक दूसरे से कोरिलेटेड है। मनुष्य के मन में उठी हुई भावना शब्दों में लिपटकर बाहर आती है। जो भी हम सोच रहे हैं जब हम व्यक्त करते हैं तो वो शब्दों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से बाहर आती है। तो जैसा हम अनुभव करते हैं वैसा ही उसे कह दें तो कोई चक्कर नहीं पड़ता, लेकिन कवि अपनी बात को कहने के लिए उसे सजाने, संवारने का, प्रभावी बनाने के फेर में पड़ गया। यह कवि ने अपने आप को रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि लोग हैं जो अपनी बातों में फंसाने के लिए हमें बहुत सारे प्रलोभन या लालच देने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमें उन लोगों से बच के रहना है। किंतु कहा कुछ जाता, कभी कभी तो ऐसा होता है कि शब्द ही शब्द रह जाते, उनके अर्थ तक श्रोता पहुंच ही नहीं पाता। एल फैल खेल फेल खलक में गैल गैल गजल की ढेल पेल सेल उतलत है। इसमें शब्द सौंदर्य तो है किंतु अर्थ से ध्यान हट गए कि क्या कहना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अब आती है बात कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता का संदेश, उद्देश्य, कथ्य अपने शब्दों में लिखिए। या फिर आ सकता है कैमरे में बंद अपाहिज कविता के व्यंग पर टिप्पणी कीजिए, या फिर आ सकता है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता का प्रतिपाद्य के विषय में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कीजिए। मतलब इस कविता का मुख्य जिस्ट है क्या बताना चाहते हैं कवि। तो कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता में मीडिया व्यापार पर कटाक्ष किया गया है, मीडिया व्यापार पर व्यंग किया गया है। समझ में आया कि कैसे अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वो किसी एक ऐसे असहाय या कमजोर व्यक्ति को ले आते हैं कैमरे के सामने कि बस, ठीक है।
दूरदर्शन के चैनल पर सामाजिक कार्यक्रमों के नाम पर दुख दर्द को बेचने का काम करते हैं। उन्हें ना तो अपाहिजों के दुख दर्द की कोई चिंता है, ना परवाह है, और ना ही उनके मान सम्मान का कोई हो। उनका काम होता है कार्यक्रम को एकदम रोचक बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना, ऑडियंस दर्शकों के सामने अपने चैनल को हिट 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 सुपर हिट करना। ठीक है, अपाहिजों के आंसू निकलवा कर और दर्शकों को रुलाकर पैसा कमाना उनका मेन उद्देश्य है। इसके लिए उन्हें बेहुदे सवाल पूछने पड़े तो वे पूछते हैं, उनके दर्द को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना पड़े तो वो अब देखा था हमने कि क्या आपको दर्द होता है, क्या आपको अपने अपाहिज पने से दुख होता है, कैसे कैसे प्रश्न, ये प्रश्न पूछने वाले हैं। कवि ये कहना चाहते हैं कि मीडिया कर्मियों को अपाहिजों पर ऐसा मानसिक अत्याचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने किसी दुर्बल को क्यों लाते हैं, किसी दुर्बल को ही क्यों लाते हैं बताओ? यह तो बहुत मतलब इनमें मध्यम वर्ग के लोग शामिल क्यों नहीं करते, जबकि हमारे देश में तो मेजोरिटी यदि देखी जाए तो वो मध्यम वर्ग की है। या तो एकदम टॉप के लाएंगे, ये है तो वो है, ऐसा उसको और बढ़ा चढ़ाकर, या फिर इतने असहाय या कमजोर लोगों को लेकर आते हैं कि उनकी टीआरपी बढ़े। दूरदर्शन वाले जानते हैं कि मनुष्य करुणावान प्राणी है। लोग किसी के दुख को देखकर उसके बारे में जानना चाहते हैं। दूसरों का दुख मनुष्य को इतना बांधता है कि वह अपना ध्यान हटा नहीं पाता। मनुष्य किसी भावना का दोहन करने के लिए, उसे पैसे कमाने के लिए दूरदर्शन वाले जानबूझकर किसी दुर्बल को पर्दे पर लाते हैं। वे चाहते हैं कि उसकी दयनीय दशा पर द्रवित होकर आंसू बहाए और उनका कार्यक्रम चल निकले, उनकी बल्ले बल्ले हो जाए। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जलवे प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। अब यहां कवि कहना चाहते हैं कि ऊंचे ऊंचे भवन वास्तव में ऊंचे अर्थात महान नहीं है, ये तो भय और त्रास के निवास है। इनको देखकर हमें विश्वास या हमें हिम्मत नहीं मिलती है, इनको देखकर तो हमें डर लगता है, चिंता होती है। क्यों? क्योंकि इनमें रहने वाले लोग सदा भयभीत रहते हैं। इनको ये डर लगा रहता है कहीं कोई छापा ना पड़ जाए, कहीं कोई मतलब रेड ना हो जाए, वो डरते रहते हैं क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार, करप्शन के माध्यम से ये इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं या इमारतें खड़ी की है। जल की विनाश लीला तो सदा पंख में ही होती है, वही बाढ़ और विनाश का दृश्य उपस्थित होता है। आशा है कि सदा निम्न वर्ग के लोग ही क्रांति घटित होते हैं, समृद्ध लोग तो भय त्रस्त ही रहते हैं। जल में खिले छोटे छोटे प्रसन्न फूलों से तो सदा पानी रूपी अश्रु बहा करते हैं, अतः वे सदा विप्लव से भयभीत रहते हैं। आशा है कि समृद्धि में पले सुकुमार शिशु क्रांति की ज्वाला कभी नहीं सह सकते। कहते ना कि जिसने कभी नंगे पांव जमीन पर रखे ही नहीं हो, उससे क्या पता कि गर्मियों में धूप में जमीन तपती कैसे है। जिसके पांव में कभी कांटा चुभा ही नहीं होगा, उसको क्या पता कि उस कांटे का दर्द क्या होगा। कहावत सुनी है कि जाके पांव ना पड़े वे भाई, वो का जाने पीड़ पर आई। जबकि निम्न वर्ग के सुकुमार शिशु ऐसे संघर्षशील और जुझारू होते हैं कि रोग और शोक में भी सदा मुस्कुराते रहते हैं, इसलिए विक्रांति घटित करने में आनंदित भी रहते हैं। भाव स्पष्ट करिए कि विप्लव रब से छोटे ही हैं, शोभा पाते हैं। ऐसा क्यों कहा है कवि ने? तो उन्होंने इसलिए कहा है कि बड़े लोगों के महल चौबारे और खड़ी फसलें नष्ट हो जाती हैं, जबकि धरती की कोख में सोए अंकुर खुश होते हैं। फलने फूलने का अवसर मिलता है, इसलिए जल प्लावन से छोटों को ही शोभा मिलती है। अट्टालिकाओं को आतंक भवन क्यों कहा है? आतंक का भवन क्यों कहा है? अट्टालिकाओं अर्थात बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग क्रांति से भयभीत होते हैं। उन्हें अपनी धन संपत्ति के लुटने का भय सताता है। प्रकृति बादलों को किस प्रकार बुलाती है और क्यों बुलाती है? प्रकृति को कोख में छोटे छोटे तृण अंकुर हाथ हिला हिलाकर बादलों को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि वे उसके जल से फलना फूलना चाहते हैं। जल विप्लव प्लावन से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है जल के फैलाव द्वारा मचाई गई उथल पुथल। तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी? तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों कहा? धूत कहो अब धूत कहो, उत्तरकांड से ली गई ना।
तो धूत कहो अवधूत कहो छंद में तुलसीदास ने समाज धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलाहा कहो की बेटी सो न ब्याह है काहू की जाति बिगाड़ू सो न सो। इस सवई में कहो की बेटी सो बेटी न ब्याह कहते हो तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता? कवि क्या कहना चाहते हैं? तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे अपनी इस समाज से बेटी व्यवहार तो करना नहीं है, तो मुझे कोई कुछ भी कहे मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि काहू की बेटी सो बेटा न व्याहव की बजाय काहू के बेटों सो बेटी न व्याहव का प्रयोग करते तो सामाजिक अर्थ में परिवर्तन हो जाता। विवाह के बाद बेटी को अपने पिता की जाति छोड़कर पति की जाति अपनानी पड़ती है। यदि तुलसी के सामने अपनी बेटी को ब्याहने का प्रश्न होता तो जाति बिगड़ने का खतरा तुलसी को होता, अन्य किसी को नहीं। ठीक है, इसलिए ये पंक्ति कही है, बहुत बड़ी बात है बेटा। बालक द्वारा चांद मांगने की जिद का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। क्यों कि मुझे तो चांद चाहिए, तो क्या? रुबाइया पाठ में आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है। तो बालक आकाश में खिले चांद को देखकर उसे कहता है कि मुझे चांद चाहिए। जैसे ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो बस समझता है कि ये चांद भी एक खिलौना है, अतः वह जिद बांध लेता है। माँ उसे बहलाने के लिए दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है। बच्चा प्रतिबिंब देखकर प्रसन्न हो जाता है कि ये ले, ये आ गया है चांद। रुबाइयों के आधार पर घर आंगन में दिवाली और राखी के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में समझाइए, या फिर फिराक गोरखपुरी जी की रुबाइयों में उभरे घरेलू जीवन के बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट करिए। क्या बताया है? दिवाली की शाम है, घर का आंगन साफ सुथरा सजा संवरा है। माँ अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने सजाती है, उसके बीच एक दिया जलाती है और बच्चा खुशी से प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि बच्चे का अपना घर होता है, खेल खिलौने हैं, तो वहां पर एक दिया जलाकर बच्चा खुश होता है। बालक द्वारा चांद मांगने की जिद का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बालक आकाश में चांद को देखकर उसे पा लेना चाहता है। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना स्त्री के मानवाधिकार को कुचलने की परंपरा का प्रतीक। इस कथन पर तर्क सम्मत टिप्पणी कीजिए। महादेवी वर्मा जी की रचना है भक्तिन, जिसमें उन्होंने बताया था कि उसकी बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना, क्योंकि उसकी जेठानियों का था कि अब इसके पति भी खत्म हो गया है, गुजर गया है, और बाप तो पहले ही चल बसा। अब जेठानियों ने सोचा कि हम अपने भाइयों को इसकी बेटी से विवाह करा दें ताकि इसके पास जो जमीन है वो हमारी हो जाए। तो उसके साथ उन्होंने कितना बुरा किया, उसको एक कमरे में बंद कर दिया था और फिर बोले कि अरे ये ऐसी है, कुलच्छनी है, ये है। ठीक है, तो क्या बताना चाहती है? भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जो जबरदस्ती की उसका दंड उसे मिलना ही चाहिए। जो भी उसने जबरदस्ती की है उसका दंड मिलना चाहिए। किंतु गांव की पंचायत ने लड़की की अनिच्छा के बावजूद उसे तीतरबाज युवक के साथ बांध दिया। देख रहे हैं आप समाज के ढकोसले। विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार को कुचलने की परंपरा इस देश में सदियों से चली आ रही है। यहाँ के समाज में नारियों को अपना विवाह स्वयं तय करने का अधिकार से वंचित करके रखा है। कभी इस देश में सीता सावित्री अपने विवाह का निर्णय स्वयं करती थी, स्वयंवर हुआ करते थे, किंतु काल की चपेट से कुछ सामाजिक परंपराओं ने नारियों ने से यह अधिकार छीन लिया। अब उनकी शादी का निर्णय माता पिता भाई पारिवारिक जन करते हैं। विडंबना है कि बेटियों में विरोध करने की क्षमता नहीं रही। यदि भक्तिन की बेटी की तरह कोई विरोध करने का साहस करती है तो पंचायत द्वारा उसका आवाज दबा दी जाती है। ऐसा हो रहा है। भक्तिन अच्छी है। आपको पता है महादेवी वर्मा का जन्म हुआ 1907, निधन हुआ 1987। तो इस बीच ये जो समय काल है ना, इस बीच का ये समय है। भक्तिन अच्छी है पर उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने इस कथन के आलोक में चरित्र की 3 विशेषताओं को उल्लेख करिए कि महादेवी वर्मा ने ऐसा क्यों कहा कि भक्तिन अच्छी है लेकिन दुर्गुणों का अभाव भी नहीं है, दुर्गुणों की कमी भी नहीं है। भक्तिन के अनेक गुणों के बाद भी लेखिका ने उसमें कुछ दुर्गुणों को देखा। भक्तिन को अच्छा कहने में कठिनाई का अनुभव करती है। भक्तिन के निम्न कार्य लेखिका को दुर्गुण मतलब बुरे गुण लगते हैं।
लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की मटकी में छिपा कर रख देती है। उसके इस कार्य की ओर इशारा किया जाता है तो वह चोरी ना मानकर तर्क शिरोमणि के समाज शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देती है। वह इसे संभाल कर रखना चाहती है। वह अपनी स्वामिनी के क्रोध से बचने के लिए बात को इधर उधर करके बताने को झूठ नहीं मानती। शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपनी इच्छा अनुसार करती है, सुनना ही नहीं चाहती है। दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है। वह स्वयं रंग भर भी बिल्कुल नहीं बदल सकती। परचेजिंग पावर, भाई बाजार दर्शन। परचेजिंग पावर से क्या तात्पर्य है, बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। परचेजिंग पावर, पैसा, जिसके पास पैसा होगा उसकी सरकार होगी। तो पावर का अर्थ है खरीदने की शक्ति, धनी मानी होने की शक्ति। बाजार में शक्ति का प्रायः दुरुपयोग होता है। लोग जरूरत का सामान खरीदने की बजाय अपने आन बान शान दिखलाने के लिए नकली सजावटी सामान खरीद लेते हैं और बाजार अपने मूल लक्ष्य से भटक जाता है। हम जानते हैं कि किस कदर से हम सब मतलब इंसान बाजारों की चकाचौंध में फंस जाते हैं। जो नहीं चाहिए उसको भी लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। गांव में महामारी फैलने अपने बेटे के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांव में महामारी के बाद बेटे के देहांत के बावजूद बजाते रहने का मर्म स्पष्ट कीजिए। या फिर आ सकता है कि पहलवान की ढोलक उठती गिरती आवाज बीमारी से दम तोड़ रहे ग्रामवासियों में संजीवनी का संचार कैसे करती है। ठीक है, तो लुट्टन पहलवान का ढोल की आवाज के साथ गहरा रिश्ता था। यह आवाज उसको नसों में सनसनी फैलाती थी, उसे उत्तेजित करती थी, उसमें जीवंतता भरती थी। इस प्रकार जीवित रहने के लिए उसे ढोल की आवश्यकता थी। यह समझता था कि यह ढोल न केवल उसे बल्कि औरों को भी उत्साह देगी। हमने पढ़ा था ना कि लुट्टन पहलवान कितना मतलब वो चाहता था कि इस ढोलक की आवाज से, जैसे बादलों की गर्जना से, जो प्यासे जीव हैं, जो बिल्कुल मरणासन्न है, उनमें एक जिजीवी स्वेच्छा होती थी। उसी तरह से जो बीमार और निराश लोग हैं, ढोलक की आवाज सुनकर उनमें ऊर्जा आती थी। उसके बाद है ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। भाई ढोलक की आवाज से रात का सन्नाटा एकदम कितनी खतरनाक, जैसा हम लोग भी 2019 में किस तरह से कोरोना महामारी का सामना हमने किया है ना, वैसा ही उस समय वहाँ भी जानलेवा बीमारी फैल चुकी थी। हर दिन हर घर में लाश आ ही जाती थी। तो मृत्यु का तांडव चल रहा था, रात का सन्नाटा। ऐसे में लुट्टन पहलवान की जो ढोलक रहती थी वो लोगों में उत्साह जगाती थी। तो रात का सन्नाटा और भय, डर कम हो जाता था। महामारी से पीड़ित अधमरे लोगों की नसों में एक उत्तेजना फैल जाती थी। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबकी आंखों में चमक आ जाती थी और मरने वाले रोगी मौत से बच नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें जीते जी मौत का भय सताना बंद हो जाता था। ये था लुट्टन पहलवान की ढोलक का जादू। शिरीष के फूल ने लेखक को क्यों आकर्षित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है। शिरीष का फूल, जिसका शायद आम लोग जानते भी नहीं होंगे, है ना, कि फूल इतना मुलायम है कि यदि उस पर तितली भी बैठ जाए तो वो झड़ जाएगा। लेकिन आखिर क्यों उसका उदाहरण दिया, आखिर क्यों उस पर रचना की। तो जेठ का महीना था, तपती गर्मी, मई जून, है ना। लेखक वृक्षों के नीचे बैठा, उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक वृक्ष थे। ऐसी स्थिति में सोचने लगा, इस भयंकर गर्मी जब पृथ्वी एकदम अग्निकुंड बनी हुई है तब भी ये फूल रहा है, भाव तब भी शिरीष फूल रहा है। इसकी विशेषता के कारण उसकी ओर आकृष्ट हुआ। पलाश और अमलतास में आप क्या समानता देखते हैं। पलाश और अमलतास दोनों पर कुछ दिनों के लिए रंगीन फूल आते हैं और दोनों के फूल क्षणजीवी होते हैं। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले। बताइए, लेखक कहते हैं कि यदि कोई दुमदार अर्थात सजीला पक्षी कुछ दिनों के लिए मनोरम नृत्य करता है तो फिर दुम गंवाकर कुरूप जीवन जीता है, तो उसकी बजाय पूंछकटा पक्षी ही ठीक है। वह पंखहीन हुआ तो क्या हुआ, कम से कम उसने उसकी पूंछ गंवाकर कुरूप होने की दुर्गति तो नहीं झेलनी पड़ी। तो यहाँ पर शिरीष के फूलों के लिए कहा है कि कुछ जो बड़े सुंदर सुंदर फूल होते हैं, लेकिन वे उस मौसम में तो गायब भी हो जाते हैं जब गर्मी पड़ती है, जब धरती एकदम अग्निकुंड की तरह तपती है, तब तो वो गायब हो जाते हैं। तो इससे अच्छा तो शिरीष के फूल भले। अब आता है कि अंबेडकर जी के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन का एक रूप क्यों नहीं मानी जाती। आखिर क्यों बताइए। हमने पढ़ा है कि जाति प्रथा अंबेडकर जी के अनुसार
उन्होंने यही माना है कि ये कोई विभाजन नहीं है, क्योंकि जाति के अनुसार श्रम का विभाजन अस्वाभाविक है। जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का एक कारण है, बिल्कुल है, क्योंकि जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो। भाई पिता का जो व्यवसाय है, पिता का जो पेशा है, वही बच्चे को करना ही पड़ेगा, चाहे उसकी रुचि हो या ना हो। यशोधर किशनदा के मानस पुत्र है, सिद्ध कीजिए। तो यशोधर पंत पर किशनदा के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। अब सिल्वर वेडिंग की बात आ गई है। यह बात सत्य है कि यशोधर बाबू किशनदा के मानस पुत्र है। यशोधर का शरीर चाहे अपना हो, किंतु उनकी खोपड़ी और दिमाग किशनदा का ही चलता है। हर छोटी छोटी बात में किशनदा का अनुकरण करते हैं, किशनदा का उदाहरण देते हैं। यहाँ तक कि चलने में, मुस्कुराने में, बातचीत में, अपने हर एक तर्क में किशनदा को जरूर ले आते हैं। किशनदा ऐसे, किशनदा ने ऐसा किया। उनके हाव भाव, विचारों में, व्यवहार में किशनदा ही दिखाई देते हैं। अब बात आती है कि किराए के मकान में रहना सब पर किशनदा की छाप है। किशनदा ने उन्हें घर में ही होली गवाने, जिन्यों पुन्यों की समय लोगों को उस पर घर बुलाने, रामलीला की तैयारी के लिए कमरा देने की आदत लगवाई। लेखक ने ठीक लिखा है। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू उनके पट्ट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका बड़ी निष्ठा से निभाई। यशोधर बाबू ने सुबह उठकर सैर करने की आदत से लेकर किसी बात पर निरुत्तर होकर फीकी हंसी हंसने की आदत किशनदा से ही सीखी है। जूझ कहानी की बात पूछी जा रही है यहाँ पर। तो जूझ कहानी में आपको पता है कि किस तरह से आनंदा, है ना, लेखक के जीवन संघर्ष के उन बिंदुओं पर प्रकाश डालिए जो हमारे लिए इंस्पिरेशनल है, हमारे लिए प्रेरणादायक है। तो जिनको सीखना हो वो कहीं भी सीखते हैं। लेखक कैसे भैंस पर, आपने देखा है ना पुस्तक में, भैंस पर लिखते हुए नजर आ रहा है। लेखक कहाँ कहाँ जाते हुए अपनी रचनाएं करते। अब जूझ कहानी एक प्रेरणादायी संघर्ष कथा है। कथानायक के सामने हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियां भी थी। उसके सामने घनघोर अंधकार था। बेटा ध्यान रखना, आज जब आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा तो ये मत सोचना बाप रे इतना सारा कैसे लिखेंगे। करना है ना, करोगे आप, बहुत अच्छा करके आओगे, देख लेना। जब आपकी परीक्षा हो जाएगी ना, तुरंत मुझे आकर बताओगे आप कि मैडम प्रश्न पत्र हाँ लेंदी था। याद रखना, प्रश्न पत्र लेंदी तो रहता ही है, भाषा है, विचारों का साधन है, छोटा सा कैसे हो जाएगा। हम अपने विचारों को इतू सा कैसे लिख सकते हैं। तो पहले से ही अपनी राइटिंग की स्पीड बनाए रखना और विचारों को, इन प्रश्नों पर अच्छे से ध्यान देना। कथानक ने अपनी माता के हृदय को छुआ, माँ के डर को दूर करके उसे हिम्मत दिखाने के लिए तैयार किया, फिर माँ को रास्ता सुझाया। जानता था कि उसके पिता केवल राव साहब के सामने ही दबते हैं। उसने राव साहब को अपना पक्ष में करने की योजना बनाई। और आपको पता है पूरी कहानी। पुरातत्ववेत्ताओं ने किस भवन को देखकर कॉलेज ऑफ प्रीट्स की कल्पना की है, बताइए। अतीत में दबे पांव। मोहनजोदाड़ो के महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक लंबी सी इमारत के अवशेष है। इसके बीचों बीच एक खुला दालान है। दालान मतलब बरांडा टाइप। उसके 3 तरफ बरामदे हैं। कभी इनके साथ छोटे छोटे कमरे भी रहे होंगे। पुरातत्ववेत्ताओं के जानकार मानते हैं कि यहाँ धार्मिक अनुष्ठान किए जाते होंगे, क्योंकि वहां दिख रहा है कि सब तरफ किस तरह से पूरा का पूरा बिल्कुल लगा है। इसी के दक्षिण में खंडहर इमारत है। अब ऐतिहासिक इमारतें हैं, खंडहर तो होंगी ही। 20 खंभों वाला बड़ा हॉल, 20 खंभों, पिलर्स, कितना बड़ा हॉल होगा। अनुमान है कि राज सचिवालय, सभा, जो भी मीटिंग्स वगैरह होती होंगी, उनका कम्युनिटी हॉल होगा। इस सब लक्षणों से स्पष्ट होता है कि अवश्य धर्म ज्ञान का आदान प्रदान होता था, इसलिए इसे कॉलेज ऑफ प्रीट्स कहा गया है। मोहनजोदाड़ो चंडीगढ़ के नगर शिल्प में कौन सी समानता देखने को मिली है? दोनों नगरों की मुख्य सड़कों पर किसी मकान का मुंह नहीं खुलता। इन दोनों नगरों के घरों में जाने के लिए पहले सड़क के सेक्टर से जाना पड़ता है, वहां से गली में प्रवेश करके घर में प्रवेश करना होता है और सड़क की तरफ मकानों की पीठ होती है। याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की सभ्यता सफाई स्वच्छता के प्रति सावधान थी। इतना क्लीन, नीट एंड क्लीन, ठीक है। उस सदी में भी सोचो, बहुत अच्छे से रहते थे, सुरक्षित, व्यवस्थित। तो सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान था। इस सभ्यता में पानी के निकास की व्यवस्था उत्तम थी। जो सीवेज रहा करती थी वो कवर्ड थी। सोचो, हर घर में स्नानाघर होता था। घरों के भीतर का मैला पानी बाहर स्थित एक हौदी में गिरता था। हौदी का पानी नालियों के जाल से जुड़ जाता था। अधिकतर नालियां बंद रहती थी।
उन पर पत्थर ढके होते थे। फिर मोहनजोदाड़ो में यद्यपि किसी प्रशासन के होने के चिन्ह नहीं है, फिर भी उसमें कोई शासन अवश्य था। क्यों, क्या बताया है? अब आपको पता है बेटा कि ये जो पता है ना आपको, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उससे जो प्रश्न आएंगे, अपठित तो आप समझ ही गए। अब हमारी जो पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक है उससे जो प्रश्न आ रहे हैं वो थोड़े वितान से हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनको ध्यान से देखिएगा ताकि आप किसी भी तरह से उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अब चलते हैं हम कुछ नए और अप्रत्याशित विषयों पर रचनात्मक लेखन। ठीक है, अब ये एकदम नए होंगे, नए और अप्रत्याशित, पता नहीं है कि क्या आने वाला है। हम तैयारी करते हैं प्रत्याशित विषयों पर रचनात्मक लेखन। अब यहां पर आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाना है बच्चों। ठीक है, कोई भी विषय आ गया, कोई भी विषय आ गया, आप उसको कैसे लिखोगे? जैसे आया मोबाइल और अकेलापन आ गया सपोज, तो आप क्या लिखोगे? कविवर राधेश्याम शुक्ल ने लिखा है, लोग संगमरमर हुए, हृदय हुए इस्पात। इस्पात मतलब एक वो रहता है, ठीक है। बर्फ हुई संवेदना, खत्म हुई सब बात। सारी संवेदनाएं, सारे इमोशंस जैसे जम गए, आपस में वार्तालाप जैसे बंद हो गए, सबके सब जैसे मशीन हो गए। आज मानवीय संबंध समाप्त होते जा रहे हैं, संवेदनाएं गायब होती जा रही हैं। इस समस्या में जहां स्वार्थ, लोभ, दुर्गुण का योगदान है, वहीं मीडिया के नए नए उपकरणों का महत्वपूर्ण भी तो योगदान रहा है। जब तक टेलीविजन नहीं आया था, लोग आपसी मेलजोल से मनोरंजन किया करते थे, और अब तो मोबाइल के आ जाने से आपसी वार्तालाप, ऐसा लगता है कि एक ही घर में जितने सदस्य उन सब के बीच में दीवारें उठ गई हों, आपस में बात नहीं करते, सब अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। ठीक है, तो यही इसमें लिखना है। यदि आ गया कि गुम होता बचपन, अकाल परिपक्व होते बच्चे, इसका मतलब है शीर्षक का कि आखिर बचपन कहाँ गया, वो बचपन जो हमने जिया है। पता है, जैसे खेलते थे कोड़ा बादाम छाई, पीछे देखो मार खाई। हाँ, पोशंपा भाई पोशंपा, चाय की पत्ती पोशंपा, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। हमने खेला है, हमने मिट्टी के खिलौने बनाए हैं, भाग रहे हैं, लंगड़ी खेल रहे हैं, बर्फ पानी खेल रहे हैं, नदी पहाड़ खेल रहे हैं, बहुत खेला है, बहुत खेला है। पिट्टू सतोलिया, खूब मजे से। अब बच्चे का वो बचपन जैसे खो गया है। अकाल परिपक्व होते बच्चे समय से पहले ही मैच्योर हो रहे हैं। क्यों? क्यों बनना है बच्चे को बड़ा? भाई बड़े तो होना ही है, बड़े तो होना ही है। बचपने को तो मत खो, बचपन हमारा गहना है, बचपन हमारी खुशी है। बड़े होकर गंभीरताओं का, जिम्मेदारियों का सामना करना होता है मेरे बच्चे, इसलिए बचपन को जियो जी भर के। तो जीवन का सबसे सुंदर, सबसे प्यारा जो काल होता है ना, वो बचपन का होता है मेरे लाल। ना कोई तृष्णा की आग तरह मतलब जलती है, ना सांसारिक सपने होते हैं, ना ही कोई आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई अपेक्षा। खूब खेलने खाने के दिन होते हैं बचपन के, चारों ओर से मिलता प्यार, स्नेह, चुंबन, दुलार, पुचकार, पैसे, उपहार, OMG। जिद आ गया नहीं तो पिटाई भी हो जाती थी, लेकिन अब वो कहाँ गया? सारे बच्चों को जल्दी से बड़ा बनना है। क्यों बनना है भाई? क्यों बनना है? ठीक है, 5-7 साल का होने पर उसे घोर घोर कर किताबें रटाने में लग जाते हैं। 10वीं 12वीं आते आते उससे बहुत आशाएं की जाने लगती है। परिणाम स्वरूप किशोर अवस्था तक आते आते बच्चे तनाव के शिकार हो जाते हैं। पहले की तुलना में आज का बच्चा बहुत जिम्मेदार और महत्वाकांक्षी हो गया है। बचपन से ही उसके मन में बड़े बड़े सपने डाल दिए, इस कारण वह खिलौने से अधिक गणित की गुत्थियों में उलझ गया है। उसे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनना है। इसके लिए गंभीरता आवश्यक है। रिश्तेदारों को ठुकरा कर एकांत में अध्ययन करने लगा है। आखिर कहाँ गया उसका बचपन? आप सुना है वो, मुझे याद आती है बचपन की यादें। सच में ये बचपन है ना बेटा, सबसे प्यारा होता है। तो इसी तरह से आप लिख लेना। अब आता है कि कहानी जो है
कहानी के नाट्य रूपांतर में संवादों के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। मतलब कैसे बनाए कहानी से नाटक, या फिर कहानी के नाट्य रूपांतर में संवाद लेखन की महत्वपूर्ण शर्तों को स्पष्ट करिए। अभिव्यक्ति और माध्यम आ चुकी है। कहानी मूलतः पाठ्य विधा है, मतलब कहानी को अक्सर पढ़ा जाता है, इसलिए कहानी में वर्णन विवरण दोनों हो तो निर्वाह होता है। किंतु नाटक में संवादों के बिना काम नहीं चलता। कहानी को नाटक में बदलते समय नए नए सरल संवादों की आवश्यकता होती है। संवाद कैसे होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए, सरल होना चाहिए, छोटे छोटे होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। दूसरे संवाद मूल कहानी की भावना को 100% व्यक्त करने वाले होना चाहिए, क्योंकि नाटक को न केवल पढ़ते हैं बल्कि उसका मंचन भी किया जाता है, तो देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो वो भावनाएं संवादों से आएंगी। कहानीकार द्वारा कहानी के प्रसंग या पात्रों के मानसिक द्वंद्वों के विवरण की दृष्टि की नाटकीय। तो कहानी से नाटक बनाते समय कौन कौन सी चुनौती आती है, ध्यान दो। जब पात्र स्वयं मन ही मन बात करता है तो समस्या आती है, तो फिर फ्लैशबैक में उसकी आवाज आती है ना कि ऐसा हो रहा था, वो सोच रहा है। ऐसी स्थिति में अनेक बार वॉइस ओवर का उपयोग किया जाता है। पुरानी यादों के वर्णन को नाटकबद्ध करने के लिए फ्लैशबैक अर्थात पूर्व दीप्ति शैली का उपयोग किया जाता है। रेडियो संचार का कैसा माध्यम? श्रव्य माध्यम, सुनने वाला माध्यम, ठीक है, श्रव्य माध्यम। इसकी पहली सीमा है कि एक बार सुना जा सकता है, दोबारा सुनने, पढ़ने और समझने की बिल्कुल सुविधा नहीं है। दूसरी सीमा कि केवल ध्वनि के सहारे 15-20 मिनट से अधिक श्रोता बंद नहीं सकता। रेडियो नाटक में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो प्रत्येक बात ध्वनियों के सहारे व्यक्त करना है, क्योंकि रेडियो चल रहा है तो कदमों की आहट भी होगी, रात होगा तो सन्नाटा। अब जैसे दो दोस्त घूमने जा रहे हैं तो वो कहेंगे हाँ देखो घनघोर अंधेरा है, रात का समय है, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है। तो सारा कुछ वो डायलॉग्स या संवादों के सहारे ही व्यक्त हो पाता है। समाचार पत्र मुद्रण माध्यमों की कमजोरी क्या है? सबसे बड़ा कि पठन पाठन से संबंधित निरक्षर लोगों के लिए है बेकार है, जो अशिक्षित हैं उनके लिए ये उपयोगी नहीं है, ठीक है। समाचार पत्र में छपे समाचार की डेडलाइन क्या होती है? तो समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है वह अवधि ही किसी समाचार के लिए डेडलाइन होती है। उदाहरण स्वरूप यदि देखा जाए कि प्रायः समाचार पत्र 24 घंटे बाद आते हैं, ठीक है, सुबह फिर सुबह। अब पिछले 24 घंटों की खबरें ही छपने योग्य होती हैं, उससे पूर्व की सूचनाएं बेकार हो जाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी न किसी समाचार पत्र में आ चुकी होती हैं। नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन में मैं शैली के प्रयोग के बारे में अच्छे से देखिए, क्योंकि जो भी होता है उसमें मैं शैली का हम प्रयोग करेंगे तो वो अधिक प्रभावी बनेगा। समझ में आ रहा है बेटा? है ना? अच्छे से सुन रहे हो? आ रहा है? ठीक है। कोई भी नया या अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। हमारे विचारों से हम इनको देखना है, अच्छे से लिखना है, क्योंकि हम ये सुन रहे हैं, ठीक है। तो मैं शैली का प्रयोग वर्जित है, वर्जित। निबंधकार को मैं शैली से बचना है। किंतु नए और अप्रत्याशित विषयों का लेखन आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ होता है। इसमें मैं शैली की छूट होती है। लेखक चाहे तो संस्मरण शैली का प्रयोग करके मैं शैली से लिखे या आले की तरह वस्तुनिष्ठ शैली में लिख सकता है। लेख की तुलना खुले मैदान से क्यों की गई है? अब जैसे खुला मैदान होता है, दौड़ो, भागो, खेलो, कूदो, जहां तक जाना है जाओ, वैसे ही नए और अप्रत्याशित लेखन भी खुला मैदान की तरह है। आपको अपने विचार लिखना है, अपने विचार लिखकर लाना, तुम अच्छे से लिखकर आना, ठीक है। रटंत को कुटैव या लत क्यों कहा गया है? तो प्रायः निबंध, आलेख लिखते समय विद्यार्थी अपने अनुभव से कुछ नहीं लिखते, वो सिर्फ जो पढ़ा है वही लिखते हैं। वे किसी पुस्तक में लिखे गए लेख पढ़कर रट लेते हैं और परीक्षा में वही कभा उलट देते हैं। ये बुरी आदत है, इससे मौलिक रचनाशीलता मर जाती है। नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन से घिसे पिटे पुराने विषयों की डोर काट दी है। अब वो हमें खुद से सोचकर लिखना है, अच्छे से लिखकर आना। मुझे पता है जिन बच्चों ने हिंदी लिया ना वो कमाल के हैं, क्योंकि हिंदी लेना हर किसी के बस की नहीं। समझ में आया? तो अप्रत्याशित विषय पर लेखन से क्या अभिप्राय है? अप्रत्याशित का अर्थ है जिसकी आशा ना की गई हो, पता ही नहीं है क्या आएगा, ठीक है, हमारी सोच कल्पना से एकदम परे। अब है रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा शैली के लिए अनिवार्य विशेषताएं बताइए। भाषा कैसी होनी चाहिए? एकदम सरल और सहज, ठीक है, एकदम
फ्लुएंसी होना चाहिए, प्रवाहमयता होनी चाहिए, भ्रामक शब्दों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, और आदि शब्दों के प्रयोग की अपेक्षा या आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वाक्य एकदम सहज हो, एक ही बात स्पष्ट करनी चाहिए, कुछ टूटता टूटता हुआ प्रभाव नहीं होना चाहिए, मुहावरों का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर कोई मुहावरे का अर्थ नहीं जानता। अब आता है विभिन्न जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट की क्या भूमिका है। भाई इंटरनेट, अंतर्जाल तो हमें एक दूसरे से बांध कर रख रहा है। हाँ, कैसे? 24 घंटे सूचनाएं प्रदान करना, सूचना के साथ हमारा मनोरंजन भी करता है, ज्ञान भी प्रदान करता है, एक ही क्षण में, एक ही पल में कई खबरें हमारे सामने ले आता है, घर बैठे बैठे पूरे संसार की खबरें दे देता है। अब एक सेकंड में 56 किलोबाइट अर्थात लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 70,000 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं। यह है कमाल। इसके द्वारा एक खबर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ईमेल की सहायता से भेजा जा सकता है। प्रिंट माध्यम की क्या क्या खामियां हैं हमने पढ़ी थी पहले भी, कि जो छप गया सो छप गया, अब हम उसकी गलती को सुधार नहीं सकते, ठीक है, केवल पढ़े लिखे लोगों के काम आता है। लेखन कार्य वालों का शैक्षणिक ज्ञान आवश्यक है, तुरंत घटित घटनाएं वहां पर प्रस्तुत नहीं की जा सकती, स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है, गलतियां सुधारनी पड़ती है क्योंकि वो तुरंत नहीं सुधार सकते। 6 ककार क्या है, ध्यान रखिए। समाचार लेखन में कब, कहां, कैसे, क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, क्या, कौन, ये याद रखिए। 6 ककार, 6 ककार मतलब 6 बार का, 6 बार का, 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 1 2 3 4 5 6, ये देखो आप 6 है ये। तो कहां, कैसे, क्या, कहां, कैसे, क्या, कब, ठीक है, कौन, क्यों, क्यों, कब, 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 कब भी आता है, ठीक है, ये इधर ही आ जाएगा, ठीक है, कब तो पहले ही आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से ये अच्छा ओके लिखा है यार, ओके बेटा, तो इनको ध्यान रखिएगा कि ये 6 ककार होना जरूरी है। विशेष लेखन किसे कहते हैं? समाचार पत्रों में विशेष लेखन की भूमिका स्पष्ट करना है, तो विशेष से हटकर विशेष विषय पर लिखे गए लेखों को विशेष, स्पेशल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? संज्ञा पढ़ी थी बहुत पहले। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर व्यक्तिवाचक संख्या, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, तो यहाँ पर भी विशेष है। किसी सामान्य विषय से हटकर विशेष विषय पर लिखे गए लेख को विशेष लेखन कहते हैं। कविता के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? घटक, कॉम्पोनेंट्स, भाषा, शैली, बिंब, बिंब मतलब क्या होता है? सिंबल्स, छंद, अलंकार, तब कविता पूरी अच्छे से बनती है। नाटक में स्वीकार और अस्वीकार की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? तो नाटक में स्वीकार तत्वों के आ जाने से नाटक सशक्त हो जाता है। कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा हो जाती है। अब क्लाइमैक्स होगा, हाँ, बीच में दरार आ जाएगी, ऐसे तो अच्छा देखते कल क्या होगा। बड़ा मजा आता है, सीरियल देखने में बड़ा मजा आता है जब क्लाइमैक्स हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो कोई देखेगा ही नहीं, ठीक है। रंगमंच में कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं किया जाता, मतलब जो नॉर्मल चल रहा है उसको कोई नहीं देखेगा। इसलिए वर्तमान स्थिति के संतुष्ट छटपटाहट यही कारण है कि नाटककारों के राम की अपेक्षा रावण, प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप अधिक चर्चित है। प्रिंट माध्यम का विवेचन करिए कि प्रिंट माध्यम है क्या। प्रिंट माध्यम स्थायी होता है। प्रिंट माध्यम को पढ़ने के लिए उच्चतम ध्यान की आवश्यकता नहीं होती। जो साक्षर है वो कभी भी अपने हिसाब से पढ़ता है। प्रिंट माध्यम सामग्री प्रमाणिकता को बढ़ावा देता है। प्रिंट माध्यम प्रौद्योगिकी की सीमाएं कम होती है। विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं जैसे अखबार, मैगजीन्स होती हैं, ठीक है। रेडियो माध्यम पर प्रकाश डालिए। भाई रेडियो तो श्रव्य माध्यम है, जो विभिन्न प्रकार की सूचना, मनोरंजन, शिक्षा, जानकारी सब कुछ आता है उसमें। नाटक आता है, कहानियाँ आती हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन जो कहानीकार रहता है इतनी इफेक्टिव, इतनी प्रभावशाली उसकी भाषा होती है कि सुनते सुनते डर लगता है। यदि डरावनी कहानी है तो सुन सिर्फ रहे और हम डर जाएंगे। इतना प्रभावी एक्टर्स या वो वक्ता जो रहता है वो एकदम परफेक्ट रहता है।
टेलीविजन माध्यम पर प्रकाश डालिए, तो टेलीविजन संचार माध्यम सूचना प्रदान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। टेलीविजन मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। टेलीविजन लोगों को समाज, आदर्श, लोकतंत्रों के मूल्यों को जोड़ता है। समाचार लेखन के 6 ककारों के बारे में आपने अभी देखा, कब, कहां, कैसे, क्या, क्यों, कौन, ये 6 ककार याद रखिएगा। फीचर से आप क्या समझते हैं? फीचर क्या है ये बताओ, फीचर लेखन है क्या? फीचर नाटक का विवेचन करो तो यह एक ऐसा व्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ, सृजनात्मक मतलब होता है क्रिएटिव, ठीक है, आत्मनिष्ठ लेखन है जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है। सूचना तो मिल ही रही है लेकिन मनोरंजन भी होगा, जानकारी तो मिल ही रही है लेकिन एंटरटेनमेंट भी होगा, ठीक है। फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है। इसकी भाषा सरल, आकर्षक, रूपात्मक और मनमोहक होती है। इसमें लेखक अपने विचार, दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। फीचर में समाचारों की अपेक्षा कम शब्दों का प्रयोग होता है। फीचर हमें कभी भी तात्कालिक घटनाओं से परिचित नहीं करवाता। फीचर का मुख्य लक्ष्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना होता है। कथात्मक शैली, नाम से लग रहा है ना कथात्मक शैली, तो कथात्मक शैली में कहानी का विकास महत्वपूर्ण होता है। कथात्मक शैली में पात्रों का विकास महत्वपूर्ण होता है। कथात्मक शैली का उपयोग सुंदर साहित्यिक भाषा का होता है। विभिन्न प्रकार की कहानियां इसमें शामिल होती हैं। व्यक्तिगत अनुभव, भावनाओं को साझा करने का एक अच्छा माध्यम है और साथ ही साथ समय स्थिति में स्थित होती है जिससे पाठक को उस समय के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का भी अनुभव मिलता है। विशेष लेखन की आपको पता ही है, कथा वस्तु भी अभी देखा हमने। अब फिर से देखते हैं हम कि कहानी के नाट्य रूपण की क्या आखिर। तो पात्रों के बंधों को अभिनय के अनुरूप बनाने में समस्या आती है। सामानों को नाट्य रूप प्रदान करने में समस्या आती है। संगीत, ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था के करने में समस्या आती है और कथानक को अभिनय के अनुरूप, क्योंकि अब कहानी तो हमने पढ़ ली लेकिन जब नाटक में उसको परिवर्तित किया जाएगा तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इतना इजीली या आसानी से नहीं होता, ठीक है। दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम की क्या सीमा है? दृश्य और श्रव्य माध्यम में हम नाटक को अपनी आंखों से देख सकते हैं, पात्रों के संवादों को सुन सकते हैं, किंतु श्रव्य माध्यम में हम केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये आप अच्छे से करना। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है? जिस विषय पर लिखना है अच्छे से देख लो बेटा, जिस भी विषय पर लिखना है, ये पॉइंट्स याद रखो। कोई भी आपके सामने आएगा ना, बहुत अच्छा लिख कर आओगे, मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है। लेखक को उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। विषय पर लिखने से पहले लेखक को अपने मस्तिष्क में उसकी एक उचित एक ढांचा, एक रूपरेखा, ठीक है, एक फॉर्मेट यहां बना लेना। जैसे वहां पर आएंगे उनमें से आपको कोई एक करना होगा तो आप देखोगे कि कौन सा, तो आप देखो कि हाँ मैं शुरू यहां से करूंगा, फिर मैं लिखूंगा और उसके बाद समापन करूंगा। तो ऐसा एक फ्रेमिंग कर लेना, फिर उसके बाद लिखना। विषय से जुड़े तथ्य उचित तालमेल होना चाहिए। विचार विषय में सुसंबंध होना चाहिए। अप्रत्याशित विषयों के लेखन में मैं शैली का प्रयोग करना चाहिए। अप्रत्याशित विषय में लिखते समय लेखक को विषय से हटकर अपनी विद्वता प्रकट नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल लाग लपेट नहीं करना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिख कर आना है, ठीक है। एक कामकाजी औरत पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। जैसे आ गया कि एक कामकाजी औरत पर एक संक्षिप्त लेख, भाई अप्रत्याशित है। कामकाजी औरत जीवन के लिए, सफलता के लिए संघर्ष करने वाली एक महिला होती है, हाँ मेरे जैसी, सही तो है। घर का काम करना है, परिवार के सदस्यों को संभालना है, अब यहाँ पर बच्चों को संभालना है, उसके बाद ऑफलाइन भी पढ़ाना है। इतना सारा सामंजस्य स्थापित करना बच्चों का खेल नहीं, हंसी का खेल नहीं, ठीक है। तो अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहकर समाज में स्थिति बनाए रखने के लिए मेहनत, समर्पण का परिचय करती है। उसकी मेहनत, समर्पण से वह अपने परिवार का संभालना समृद्धि का आधार बनाती है। कामकाजी औरत आत्मनिर्भरता का परिचय करती है, समाज में एक सकारात्मक संदेश भी प्रदान करती है। लोग आते जाते उसका सम्मान करते हैं, उसको नमस्कार कर सकते हैं। सीरियसली मैं अपने अनुभव बता रही हूं, ठीक है। इस प्रकार एक कामकाजी औरत समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, करती है। मेहनत और संघर्ष से ही सफलता की ऊंचाइयों को छूना संभव है मेरे बच्चों, याद रखिए। परीक्षा के दिन, अब इस पर लिखना कि परीक्षा का दिन लिख दो। अजीब सा, कभी सभी आकांक्षाएं चुप हो जाती है, हर किसी का ध्यान अपनी पढ़ाई पर होता है। परीक्षा में सिखाती है कि कैसे अपने ज्ञान को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना है। परीक्षा के दिन ध्यानपूर्वक स्थिर मन से पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है।
इसलिए मैंने आप स्टार्टिंग में कहा कि ये जो हम सुन रहे हैं ना, ओपनली सुनो एकदम, यहाँ वहाँ की कुछ नहीं सुनना है। समझ में आया? अध्यापक और शिष्य के बीच संवादों को लिखिए। परीक्षा को लेकर अध्यापक शिष्य के बीच संवाद को लिखिए, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर अप्रत्याशित लेखन आ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो अप्रत्याशित है, जिनके बारे में शायद हम सोच भी नहीं सकते, वो भी आ सकते हैं। तो इनको अब आप देख लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं ना कि खुद पर हो यकीन तो नहीं असंभव कुछ भी। देखना 12th का इतिहास रचोगे इस बार तुम भी। मेरे प्यारे बच्चों, जाओ विजयी भव, सोच समझ के अच्छे से प्रश्न पत्र पढ़िएगा, उसके बाद उत्तरों को लिखिएगा। जीत तुम्हारी राह देख रही है। जाओ, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पेपर देकर आओ मेरे प्यारे बच्चों। लव यू, ऑल द बेस्ट।